हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभांगी और आज हम देखने वाले हैं ओटी स्टाफिंग पैटर्न। तो स्टाफिंग पैटर्न जो होता है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होता है, जैसे हॉस्पिटल में, वार्ड में, ऑफिसेस में, देन ऑपरेशन थिएटर्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर में किस तरह का स्टाफिंग पैटर्न होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसका थियोरेटिकल भी पार्ट आप लोगों को स्टडी में है और प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ओटी का स्टाफिंग पैटर्न किस तरह से होता है। तो ओटी का स्टाफिंग पैटर्न जो है उसकी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बेस्ड ऑन सम रीजंस। मीन्स स्टाफिंग पैटर्न जब भी तैयार करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ रीजंस होता है कि उस तरह से वो स्टाफ नंबर ऑफ स्टाफ अरेंज करते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में जो रिक्वायरमेंट है ओटी स्टाफिंग पैटर्न की, इट्स बेस्ड ऑन दी 5 पॉइंट्स। तो नंबर 1 है नंबर ऑफ केसेस ऑपरेटेड पर डे, यानी ऑपरेशन थिएटर में नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं पर डे, एक दिन में कितने केसेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। देन टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ केसेस, यानी केस जो भी सर्जरी है वो कितने टाइम तक चल रही है, वो टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ केसेस, यानी कितनी देर तक चल रही है, तो उसके लिए कितना स्टाफ लगेगा, मैन पावर कैसे लगेगी पूरे सर्जरीज को मैनेज करने के लिए। तो दिस इज सेकंड, टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ केसेस। देन थर्ड है टाइप्स ऑफ केसेस की ऑपरेशन थिएटर में किस तरह की सर्जरीज हो रही है। जैसे कि अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती है, आप लोगों को पता है। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में ऑर्थो के अलग सर्जरीज रहते हैं, गायनेक के अलग सर्जरीज रहते हैं, उसके बाद एब्डोमिनल सर्जरीज रहते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ केसेस स्टाफिंग पैटर्न अलग अलग रहता है। तो इसमें क्या अलग रहेगा कि नर्सेस जो है वो किस तरह के सर्जरीज में ट्रेन है, उसके बाद सर्जन्स जो है वो भी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के सर्जन अलग रहते हैं, ऑर्थो के अलग रहते हैं। तो उस तरह के सर्जन भी हमें अलग अलग टाइप के केसेस के हिसाब से अरेंज करने पड़ते हैं। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ केसेस। देन फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ केसेस की केसेस का नेचर कैसा है, यानी बहुत देर तक चलने वाली है, कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 टाइप के सर्जन उसको लगने वाले हैं, स्टाफ ज़्यादा लगने वाला है, नर्सेस भी यानी ज़्यादा लगने वाले हैं, किस तरह के, यानी लैप्रोस्कोपिकल अगर सर्जरीज है तो लैप्रोस्कोपी की नर्सेस लगेंगे उनको जो लैप्रोस्कोपी में ट्रेन रहते हैं, सर्जन्स भी लैप्रोस्कोपी के अलग रहते हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ केसेस। देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो अभी गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह निकाली है, स्पेशली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उस तरह से भी स्टाफ का रिक्वायरमेंट रहता है कि अलग अलग पॉलिसीज़ रन करने के लिए, अलग अलग प्रोसीजर्स यानी रन करने के लिए उनको स्टाफ की ज़रूरत लगती है। जैसे गायनेकोटी में टीएल होता है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है। तो उसमें ट्यूबल लाइगेशन, कॉपर टी, ये जो पेशेंट को बिठाते हैं उसके लिए भी अलग स्टाफ उनको अरेंज करनी पड़ती है उसका रिकॉर्ड्स रखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉलिसीज़ है। जैसे MGPJY है, महात्मा फुले में भी बहुत पेशेंट को यानी फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो जो पॉलिसीज़ होती है उसके लिए अलग अलग स्टाफ को भी अरेंज करना पड़ता है। तो दीज आर द 5 रीजन्स विच आर रिक्वायर्स द स्टाफिंग पैटर्न फॉर द ऑपरेशन थिएटर। मीन्स ऑपरेशन थिएटर जो है वो जो भी स्टाफ रन करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट बेस किस पे होती है, 5 टाइप्स, 5 पॉइंट्स में। सॉरी, नंबर 1 नंबर ऑफ केसेस ऑपरेटेड पर डे। अगर केसेस ज़्यादा हो रही है पर डे तो ऑफकोर्स स्टाफिंग पैटर्न भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टाफ भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस ऑपरेटेड पर डे। देन सेकंड इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ केसेस। देन टाइप्स ऑफ केसेस, नेचर ऑफ केसेस, प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए अपने कि किसके बेस पे स्टाफिंग पैटर्न रिक्वायर करता है। ओके, देन सेकंड जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेनिफिट्स ऑफ गुड स्टाफिंग। यानी हमने तो देख लिया कि किस पे बेस्ड होता है, रिक्वायरमेंट क्यों होती है स्टाफिंग पैटर्न की। तो अभी अगर हमने अच्छे से स्टाफिंग पैटर्न अरेंज कर दिया तो उसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है अपने को, वो डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। अगर स्टाफ यानी ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इन प्रोपोर्शन में है अकॉर्डिंग टू द नर्स पेशेंट रेशो, डॉक्टर पेशेंट रेशो और जितने सर्जरीज डेली हो रही है उसके हिसाब से अगर सर्वेंट भी ऑपरेशन थिएटर में है तो ऑफकोर्स पेशेंट को जो केयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो अच्छे से केयर कर सकते हैं पेशेंट की, अगर नंबर ऑफ स्टाफ सफिशिएंट है तो इसलिए पेशेंट का आउटकम भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। यानी पेशेंट की तरफ अच्छे से ध्यान देना होता है, इसलिए पेशेंट का प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है, आउटकम भी अच्छा होता है। देन सेकंड पॉइंट इज लोअर्स मॉर्टेलिटी रेट।
मॉर्टेलिटी रेट को कम करता है। अगर डॉक्टर ज़्यादा रहे, यानी जो डॉक्टर्स, नर्स और पेशेंट का रेशियो है वो अच्छे से मेंटेन हुआ, अच्छे से हमने स्टाफिंग पैटर्न अरेंज किया है ऑपरेशन थिएटर में, तो जो मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि एट अ टाइम अगर 3-4 पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ा और सर्जन एक ही है, तो इसमें क्या होता है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए स्टाफिंग पैटर्न इज़ वेरी नेसेसरी टू लोअर दी मॉर्टेलिटी रेट। देन थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज ओटी एफिशिएंसी, यानी ओटी जिस तरह से रन की जाती है उसकी एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देन रिड्यूस पेशेंट वेटिंग टाइम फॉर सर्जरी, ये सबसे मेन पॉइंट है। यानी जनरली ये ज़्यादा देखा जाता है कि स्पेशली इन गवर्नमेंट में सर्जन वगैरह कम रहते हैं, डॉक्टर्स कम रहते हैं, तो 10-12 सर्जरीज के लिए पेशेंट को अरेंज किया जाता है, वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है। लेकिन कभी कभी 4 ऑपरेशन थिएटर अगर है ओटी में और 2 ही डॉक्टर है, तो एट अ टाइम 2 ही केसेस चल सकते हैं। तो इस तरह से अगर ऑपरेशन थिएटर में 4 ओटी टेबल है अपने पास और 4 सर्जन भी है, तो एट अ टाइम 4 सर्जरीज हम कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट का वेटिंग जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए स्टाफिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है टू रिड्यूस पेशेंट वेटिंग टाइम फॉर सर्जरी। देन फिफ्थ पॉइंट इज बैलेंस वर्कलोड। ऑफ कोर्स अगर ओटी में सभी स्टाफिंग पैटर्न बराबर होगा, सबका वर्क अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो these are the benefits of good staffing: improve patient outcome, lowers mortality rate, then increase of OT efficiency, then reduce patient waiting time for surgery and balance workload. Then we will discuss about the staffing pattern। यानी स्टाफिंग पैटर्न में मेनली क्या आता है, अगर ऑपरेशन थिएटर का स्टाफिंग पैटर्न पूछा जाए तो उसमें मेन क्या होता है, सर्जिकल टीम होती है, ऑपरेट करने वाली ही टीम वहाँ पे होती है और सर्वेंट्स होते हैं। तो उसमें हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है उसको स्टाफिंग पैटर्न को। तो फर्स्ट जो पर्सन्स आते हैं टीम में, तो वो है मेडिकल पर्सनल, जो सर्जरी के सबसे मेन रहते हैं मेडिकल पर्सनल। उसमें आता है जनरल सर्जन, देन ऑर्थोपेडिक, गायनेक, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे हैं जितने भी स्पेशलाइजेशन है सर्जरी में, वो सब इसमें आते हैं। अलग अलग टाइप्स के सभी सर्जन्स जो है वो मेडिकल पर्सनल में आते हैं। तो फर्स्ट वो आएंगे, उसके बाद आएंगे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जो एनेस्थेशिया पेशेंट को देते हैं वो। देन थर्ड आता है नर्सिंग पर्सनल, यानी जो भी नर्सेस है वो नर्सिंग पर्सनल में आते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है, स्क्रब नर्स, जो ऑपरेशन में असिस्ट करती है सर्जन को। देन सर्कुलेटरी नर्स, जो ऑपरेशन इन बिटवीन अगर कुछ लगा उनको, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगे, मॉप्स लगे, तो उसके लिए सर्कुलेटरी नर्स रहती है। देन नर्स इंचार्ज स्टोर, अभी जो स्टोर रूम रहता है अपना ऑपरेशन थिएटर का वो अलग रहता है, तो उसके लिए भी एक नर्स इंचार्ज रहते हैं। देन नर्स इंचार्ज रिसेप्शन, एडमिशन, ट्रांसफ़र, इसके लिए भी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में भी पेशेंट के एडमिशन और रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स रहते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी एक नर्स रहती है। देन ओटी टेक्नीशियन, उनको हम सर्जिकल टेक्नीशियन भी बोलते हैं। देन आते हैं ओटी अटेंडेंट्स, इनको हम वार्ड बॉय भी बोलते हैं। एंड लास्ट इज अ ओटी क्लीनर, दैट इज स्वीपर। तो ये सब लोग आते हैं स्टाफिंग पैटर्न में। तो फर्स्ट है मेडिकल पर्सनल, देन है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड देन है नर्सिंग पर्सनल, उसके बाद आते हैं ओटी टेक्नीशियन, ओटी अटेंडेंट एंड ओटी क्लीनर्स। तो ये हो गया अपना सर्जिकल टीम पूरा। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे वो हम लोग ग्राफिकल पैटर्न में देखेंगे। यानी जो ये मेडिकल पर्सनल है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, किसके अंडर कौन आता है और किस तरह से हम इनको ग्राफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दिस इज द स्टाफिंग पैटर्न ऑफ ऑपरेशन थिएटर। अब हम देखेंगे स्टाफिंग पैटर्न डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज स्टाफिंग पैटर्न ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो उसमें मेनली सबसे पहले आते हैं ओटी इंचार्ज, यानी ऑपरेशन थिएटर के जो इंचार्ज होते हैं उनके अंडर ऑपरेशन थिएटर के पूरे इक्विपमेंट, मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लिनन, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको सप्लाई करना, ये सब अंडर ओटी इंचार्ज आता है। इन लोगों को उसका रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना पड़ता है, दैट इज ओटी इंचार्ज। तो सबसे मेन जो पर्सनल रहता है स्टाफिंग पैटर्न में इन ओटी, दैट इज ओटी इंचार्ज। तो बाकी पूरा स्टाफ जो है वो उनके अंडर आता है, ओटी इंचार्ज के अंडर। तो ओटी इंचार्ज में मेडिकल पर्सनल भी रहता है और नर्सिंग सिस्टर भी रहते हैं। तो 2 तरह के ओटी इंचार्ज होते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है डॉक्टर, दैट इज इन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स कौन रहेंगे, सर्जन्स रहेंगे। तो सर्जन्स अकॉर्डिंग टू यूनिट
दैट इज कॉल्ड एज HOU। तो HOU का मीनिंग होता है हेड ऑफ यूनिट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूनिट रहते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के। तो जैसे वो यूनिट जो रहते हैं वो वीकली यानी डिपेंड करते हैं कितने डॉक्टर्स आपके पास है, उसके हिसाब से वो लोग यूनिट को डिवाइड करते हैं। कोई हॉस्पिटल में 4 यूनिट रहते हैं, 3 यूनिट रहते हैं, तो उसके जो हेड रहते हैं दैट इज HOU रहते हैं। तो उनमें से कोई भी एक सर्जन्स जो HOU रहते हैं वो OT के इंचार्ज रहते हैं, दैट इज इंचार्ज ऑफ द ऑपरेशन थिएटर HOU। तो उनके अंडर आता है पूरा अपना सर्जिकल टीम, पूरे उनके अंडर आती है। तो मेन सर्जिकल टीम में आता है ऑपरेटिंग स्टाफ पूरा, यानी ऑपरेटिंग स्टाफ जो ऑपरेशन डायरेक्टली सर्जरीज करते हैं। तो सर्जरीज में मेन कौन आएगा? चीफ सर्जन। चीफ सर्जन यानी जो खुद सर्जरी कर रहे होते हैं दैट इज चीफ सर्जन। एंड उनको जो असिस्ट करता है सर्जरी के दौरान दूसरे सर्जन जो रहते हैं उनके जूनियर रहते हैं दैट इज सपोर्टिंग सर्जन। उनको हम लोग असिस्टेंट भी कहते हैं, डॉक्टर असिस्टेंट। देन ऑपरेटिंग स्टाफ में और एक मेन मेंबर आता है दैट इज परफ्यूजनिस्ट। तो परफ्यूजनिस्ट जो रहते हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेन मेंबर रहते हैं। तो उनका काम होता है कि जब सर्जरी चालू रहती है पेशेंट की तो उनका जो हार्ट और लंग का फंक्शन है वो रिप्लेस करना आर्टिफिशियल मशीन पे। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ परफ्यूजनिस्ट टू रिप्लेस द हार्ट एंड लंग फंक्शन ऑफ द पर्सन ऑन द हार्ट एंड लंग मशीन ड्यूरिंग सर्जरी, दैट इज परफ्यूजन। ऑपरेटिंग स्टाफ के बाद आता है सपोर्ट स्टाफ। तो इसमें जो है सर्जन नहीं रहते हैं, जो अदर डॉक्टर्स रहते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए, दैट इज एनेस्थीसिया टीम वो रहते हैं। एनेस्थीसिया टीम इज अ सपोर्ट स्टाफ। देन अंडर एनेस्थीसिया देयर इज अ OT टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन जो है वो एनेस्थीसिया टीम को हेल्प करते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए, पोजीशन देने के लिए, उसके बाद फॉर सर्जरी पोजीशन देने के लिए OT टेक्नीशियन का काम होता है। देन इधर नर्सिंग पर्सनल में आफ्टर इंचार्ज कौन आता है? तो नर्स इंचार्ज आते हैं। और नर्स इंचार्ज के अंडर पूरा नर्सिंग स्टाफ आता है। तो उसमें नर्स इंचार्ज के अंडर आएगा पहले नर्सिंग स्टाफ। और नर्सिंग स्टाफ में कौन कौन रहता है? जो डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए सर्जन को असिस्ट करते हैं जो नर्स, तो उनको कहते हैं स्क्रब नर्स। जो ट्रॉली लगा के ऑपरेशन के लिए असिस्ट करते हैं दैट इज स्क्रब नर्स। तो इन्हें स्क्रब नर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑपरेशन के पहले वो स्क्रबिंग करते हैं पूरे असेप्टिक टेक्निक का यूज करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए स्क्रब नर्स। देन आता है सर्कुलेटरी नर्स। तो सर्कुलेटरी नर्स का फंक्शनिंग क्या रहता है कि वो वॉश तो नहीं रहते सर्जरी के लिए, लेकिन अगर ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर लगता है नर्स को तो वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो सर्कुलेटरी नर्स को करना पड़ता है। तो इमरजेंसी में स्क्रब नर्स को इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े इसलिए सर्कुलेटरी नर्स रहना बहुत जरूरी होता है। देन आता है प्रोक्योरमेंट नर्स। तो प्रोक्योरमेंट नर्स जो रहते हैं वो मेनली इसे इंडेंट कहा जाता है, इंडेंट करना। तो वो काम इनका रहता है प्रोक्योरमेंट नर्स का। तो इंडेंट करना यानी क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन, ड्रग्स जो लगते हैं सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में उनका सप्लाई करने के लिए उनको रिकॉर्ड्स रिपोर्टिंग करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें मेडिसिन वगैरह का सप्लाई मिलता है ऑपरेशन थिएटर में। तो उसका काम करना जो है वो प्रोक्योरमेंट नर्स का काम होता है करना, दैट इज नर्सिंग स्टाफ। तो मेन नर्सिंग स्टाफ में क्या क्या आता है ऑपरेशन थिएटर में? स्क्रब नर्स आते हैं, सर्कुलेटरी नर्स एंड प्रोक्योरमेंट नर्स। प्रोक्योरमेंट नर्स का और एक काम भी रहता है कि गवर्नमेंट अलग अलग तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए, जैसे महात्मा फुले जो है वो MJPJY कहते हैं उसे। वो सर्विस में क्या होता है पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट में भी। तो वो अगर ऐसे अलग अलग सर्विसेज पेशेंट को पता चले तो उनका फायदा होता है और गवर्नमेंट को भी वो पेशेंट तक पहुंचाने के लिए मदद होती है। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट नर्स को भी ये काम करना पड़ता है, अलग अलग गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं या फिर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो पेशेंट तक पहुंचाना। देन नर्स इंचार्ज के अंडर और एक स्टाफ आता है दैट इज OT अटेंडेंट एंड वार्ड बॉय। ये जो होते हैं OT अटेंडेंट हम लोग उन्हें इन जनरल वार्ड बॉय कहते हैं। तो वार्ड बॉय क्या करते हैं कि पेशेंट को OT में लेने के लिए वार्ड से एंड ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए रिकवरी रूम में और एंड उसके बाद वार्ड में वार्ड बॉय का काम होता है पेशेंट को शिफ्ट करना। देन वो लोग OT में अदर काम के लिए भी असिस्ट करते हैं, जैसे पेशेंट को पोजीशन देने के लिए OT टेक्नीशियन को हेल्प करते हैं। उसके बाद नर्स और डॉक्टर को अगर कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो वो भी असिस्ट करते हैं। देन आते हैं OT क्लीनर दैट इज स्वीपर, वी ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्वीपर। तो स्वीपर क्या करते हैं? OT को पूरा क्लीनिंग मॉपिंग का काम करते हैं, स्टराइल रखते हैं ऑपरेशन थिएटर को। BMW का मेन काम इन लोगों का होता है, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अच्छे से सेग्रीगेट करना अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अलग अलग बकेट में, एंड देन उसे अच्छे से सेग्रीगेट करके सेंड करने का काम स्वीपर का रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टाफिंग पैटर्न को
अरेंज किया है इन डायग्रामेटिकली। तो आप लोग एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा इंप्रेशन भी पड़ता है क्योंकि आंसर डायग्रामेटिकली एकदम जल्दी से ध्यान में आता है। तो दैट्स वाई यू कैन यूज दिस डायग्राम ऑल्सो टू शो और टू राइट द स्टाफिंग पैटर्न ऑफ ऑपरेशन थिएटर। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। और अदर वीडियोस को अगर आपको और कुछ वीडियोस की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए रिगार्डिंग ऑपरेशन थिएटर, then I will prepare for you. And if you like my video, please share and subscribe to your friends. Thank you so much.